अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमर। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं तालीमी इदारनि जे हवाले सां। 6 महीननि जे गैप खां पोइ तालीमी इदारनि खे खोलण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिंमें पहिरें मरहले में यूनिवर्सिटियूं, कॉलेज ऐं 9 ॾहें ताईं जा स्कूल खोलिया विया। पर जीअं जीअं कुझु ॾींहं गुज़रिया त ईअं मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि में उस्तादनि या शागिर्दनि में किथे किथे कोरोना जा टेस्ट, कोरोना जूं जेके केस आहिनि उहे रिपोर्ट थियण लॻा, त उते वरी SOPs खे फॉलो न थींदे ॾिसी करे बि अॼु सिंध हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेके 6, 7 ऐं 8 ताईं जे जेके क्लासिस आहिनि, स्कूल आहिनि, उन खे फ़िलहाल न खोलियो वेंदो। 1 महीने ताईं उन्हनि खे बंदि कयो वेंदो। 21 सेप्टेम्बर ते स्कूल खुलणा हुआ। सिंध हुकूमत पारां वॾो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। तालीम खाते जे सूबाई वज़ीर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त केतिरनि ई स्कूलनि में SOPs खे फॉलो नथो कयो वञे, जंहिंजे करे कोरोना जा जेके आहिनि से केस वधण जो ख़दशो आहे, जंहिंमें नंढा ॿार घणे हद ताईं मुतासिर थी सघनि था। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त बरसातनि खां पोइ जहिड़ी तरह न रुॻो सिंध सूबे जो, सॼे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ सूबनि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थियो आहे। बरसातनि जी तबाही जे करे सिंध जे 20 कराची जे 6 ज़िलनि समेत सिंध जे 20 ज़िलनि खे आफ़त करार ॾिनो वियो आहे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म पारां 1100 अरब जो पैकेज जो ऐलान पिणु कयो वियो। इन हवाले सां कल्ह वॾे वज़ीर आज़म जी सदारत में इजलास पिणु थियो, जंहिंमें वज़ीर आज़म पारां हिदायत कई वई त 2037 ताईं मास्टर प्लान सिंध सूबे समेत सॼे मुल्क जे सभिनी सूबनि जे वॾनि शहरनि जे हवाले सां 2037 ताईं हिकिड़ो मास्टर प्लान ठाहियो वञे, जंहिंमें सिंध चइनी सूबनि जे चीफ सेक्रेटरियुनि पारां पिणु शिरकत कई वई, जंहिंमें वज़ीर आज़म इहा हिदायत कई त सिंध जा जेके वॾा शहर आहिनि उन जे हवाले सां मास्टर प्लान पिणु ठाहियो वञे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं रिलीफ जे हवाले सां। वज़ीर आज़म जो दौरो कराची ताईं महदूद रहियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजी पूरी क़यादत सॼे जेके आहिनि से पार्टी अॻुवाणनि समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जो दौरो कयो, आम माण्हुनि सां मुलाक़ात पिणु कई, पर रिलीफ जे हवाले सां अञा ताईं के बि क़दम खजंदे नज़र नथा अचनि। इन हवाले सां असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदे रहां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गौहर खट्टर साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गौहर साहब, असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ नईम अमान साहब। नईम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, थोड़ी देर में असांखे JUI सां ताल्लुक़ रखंदड़ समीउल हक़ सवाती पिणु फोन लाइन पे ज्वाइन करा। गौर साहब, क्या कहेंगे सबसे पहले तालीम इदारों के हवाले से? ये SOPs के हवाले से अगर बात करें, SOPs को फॉलो नहीं किया जाता और कुछ असातिज़ा में, कुछ कॉलेजेस में कहीं कहीं केसेस भी कोरोना के हवाले से रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। ये तो है कि SOPs को फॉलो तो नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो छोटी इमारतों में बने हुए हैं। हमने देखा कि सईद गनी साहब विजिट भी कर रहे हैं, अचानक दौरे भी कर रहे हैं, स्कूलों पे जो है छापे भी मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं बहुत सारी शिकायत देखने को मिली। शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना बड़ा पेचीदा मसला है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और SOPs पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की और तमाम महकमों की। लेकिन अगर कोई SOPs पर अमल नहीं करता है, कोई इदारा या कोई महकमा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को ही लपेट दें उसमें। हमें ये चाहिए, या हमारी सिंध हुकूमत को ये चाहिए, हमारे वज़ीर तालीम साहब को, कि जो स्कूल SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बंद करें, उनको सील करें, उनको पनिशमेंट दें। लेकिन इसका हर केस ये मतलब नहीं है कि आप पूरे सिंध में सिस्टम को मफलूज करते और स्कूलों को बंद कर दें। ये किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप जो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं उनको काम करने दें, और जो नहीं कर रहे हैं उनको बंद करें। कोरोना को तो कोई पता नहीं चल रहा है कब तक चलेगा। पिछले 1 साल से चल रहा है, और अल्लाह पाक अपना करम करे, आगे का पता नहीं कब तक चलेगा। अब जैसे कि हमने पहले भी कहा था, खान साहब ने भी कहा था कि हमें कोरोना के साथ रहकर जीना है, तो उसकी तरीक़ाकार है ना। तकरीबन तमाम पूरे पाकिस्तान में तमाम महकमे खुल चुके हैं, तमाम महकमे ऑन हो चुके हैं, तमाम चीज़ें रूटीन पे आना शुरू हो गई है। हमें SOPs को फॉलो करते हुए कोरोना के साथ मुकाबला करना है। हमें उन कोरोना को एक साइड रख दे कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना को आप रखें और पूरे महकमों को बंद कर दें। गौहर साहब, SOPs पे फॉलो तो तब भी नहीं हुआ था जब टाइमिंग मुकर्रर हुई थी और मार्केट्स खुली थी। उस वक्त भी हमने देखा कि कहीं मार्केट्स में, कहीं दुकानों में, कहीं कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहा था। मास्क सबके लिए ज़रूरी था,
ये भी कहा गया था इंतज़ामिया की जानिब से, तब भी हमने देखा कि लोग फॉलो नहीं करे। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि अगर एक जो है वो असातिज़ा को होता है, एक उस्ताद को होता है कोरोना, तो उसके साथ पूरा स्टाफ जो है वो हो जाता है। किसी एक स्टूडेंट को होगा, शागिर्द को होगा, तो पूरी क्लास उससे अफेक्टेड होगी। तो ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना हम बच्चों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है उसमें भी बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, कानून में तरमीम भी हुई है और रिजल्ट भी अभी जो है वो आ जाएगा जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए बोर्ड लेवल तक भी। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अच्छा, जब शुरू में मार्केटें खुली तो इसी तरह हुआ कि उसको एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन फिर उन मार्केटों पर जब डीसी और गवर्नमेंट गई, उन मार्केटों को सील किया गया, तो अब उन मार्केटों को एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। उन मार्केटों में मैं हॉस्पिटलों में गया हूँ, इस वक्त तकरीबन तमाम हॉस्पिटल ऑन हो चुके, एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की मार्केटें खुल गई है, एसओपीज फॉलो कर रहे हैं और रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। केसेस हमारे यहाँ कोरोना के बहुत कम हो चुके। तो इसी तरह हमें ये चाहिए कि स्कूलों पर भी यही हम फॉलो करें, कि स्कूलों को बताएं कि आप एसओपीज को फॉलो करें और एसओपीज को फॉलो करके आप स्कूल को ऑन करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक दो चार स्कूल अगर एसओपीज को फॉलो नहीं कर, आप सारे स्कूल ही बंद कर दे, सारे कॉलेज ही बंद कर दे। आप वजीर तालीम को और स्कूल के जो ऑनर हैं उनको आपस में बैठना चाहिए आप और इस मतलब मसले को हल करना चाहिए। आप एग्री नहीं करते कि तमाम तर तालीमी निज़ाम को जो है वो लपेट दिया जाए? ये मसले का हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। गौर साहब ने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मास्क बच्चों को अपने घर से जो है वो लेने पड़ेंगे, वो मतलब मास्क का खर्चा भी जो है, हर रोज़ एक नया मास्क चाहिए, बचा जाता है। सैनिटाइज़र है, वालिदैन ज़ाहिर है फिर बच्चे को के बैग में एक सैनिटाइज़र भी रख देंगे। सैनिटाइजेशन स्कूल वालों को इंतज़ाम करते हैं। हर स्कूल इस तरह के इंतज़ाम अफोर्ड कर सकता है आपके ख्याल में? और दूसरा ये जो सोशल डिस्टेंस है उसको छोटे बच्चे तो नहीं फॉलो कर सकते। मेरा ख्याल है कि किस तरह से क्लासेस, एक क्लास में अगर 20, 25, 30 बच्चे भी हैं तो सोशल डिस्टेंस किस तरह से होगा? अगर एक बच्चों को 15 बच्चों को एक दिन, 15 बच्चों को दूसरे दिन, तो कोर्सेज अलग होते हैं। कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं, इंजीनियरिंग की होती हैं। ये किस तरह से ये सेट, स्कूलों के लिए भी तो मुश्किल है सारा मैनेज करना ना। बिस्मिल्लाह। देखें, बात ये कि जो कोरोना की आलमी वबा पूरी दुनिया के अंदर जो आई, तो लाजमी सी बात है अफेक्टेड जो मुल्क फर्स्ट जो अफेक्टेड हुए उसमें कहा, अगर आप देख लें तो चाइना जो है वो सबसे पहले अफेक्टेड हुआ। और चाइना जैसे मुल्क के अंदर 3 चीज़ों को उन्होंने फोकस रखा। पहला कि उन्होंने जब ये कोरोना का जो पहला जो पेशेंट डायग्नोस हुआ तो उन्होंने टेस्टिंग किट्स बनाना शुरू की। तो इसी तरीके से उन्होंने कोशिश की कि जो लोग कोरोना के अफेक्टेड लोग थे उनको जो है फाइंड आउट करें। और तीसरा उनका मरहला जो था वो लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन चाइना ने तकरीबन जो है वो लगाया। और आज अगर हम बात करें तो बाहैसियत कौम उन्होंने लड़े और आज वो निकल भी चुके। लेकिन अगर WHO की जो अगर हम बात करें, जो उन्होंने एहतियाती तदबीर दी तमाम सेक्टर्स के अंदर, तमाम जो स्कूल्स हैं या बिज़नेस कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो हमें दी गई थी, हमने कोशिश की कि उस पर मनोमन जो है वो अमल किया जाए। लेकिन स्कूलों का अगर मैं बात करूँ, इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करूँ, तो ये ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर्स के अंदर यहाँ बात ये है कि स्कूल के मालकान के साथ कभी भी हुकूमत नहीं बैठती। इनकी एसोसिएशंस होती हैं, प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है, प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन है, इसी तरीके से स्कूल अपना जो है वो दीगर जो इनकी जो एसोसिएशन है उनके साथ एक तरतीब जो है वो तय पाई थी कि आपने जो है वो तालीम के सूबाई वजीर के पास तो तमाम तर पावर्स और इख्तियारात हैं ना, वो तो बात कर सकते हैं ना, वो तो फॉलो अप ले सकते हैं ना तमाम मीटिंग्स का, तमाम जो भी फैसले होते हैं। देखिए, जो भी फैसले हुए थे वो ऑनवर्ड जो अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम तो अपनी जगह हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे और मुर्तज़ा वाब ने भी एक दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप मेहरबानी करके अभी स्कूल ना खोलें, क्योंकि ये आलमी वबा से हम नहीं निकले। बासियत में बाप, मैं अभी बाप बन के मैं आपको ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप चली जाएँ बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब ने भी एक उनका स्टेटमेंट आया था कि इस वक्त जो है वो कोरोना के पेशेंट बलूचिस्तान में जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है, तो ऐसे हालात में स्कूल नहीं खोलने चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत ने लाजमी सी बात एक फैसला किया और तमाम सूबों ने उस पर जो है वो मनोमन उस पर जो है वो अमल करना था। स्कूल एसोसिएशन के साथ जो मायदा तय हुआ, स्कूल एसोसिएशन का जो स्कूलों के साथ मायदा तय हुआ, जिन SOPs के ऊपर जो अमल करना था, जिन्होंने अमल कराना था, जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट कराना था, वो बेसिकली बात ये है कि जिन चीज़ों जो रिस्ट्रिक्टेड था उन्होंने स्टेट के आगे स्टेट जो है वो खड़ी हो गई। अब अगर बात करें तो आपने देखा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट जो है वो सेक्टर के अंदर जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे,
जब SOPs दी गई थी तो उस वक्त भी सदर जैसी मार्केट के अंदर 4 मार्केटों ने वायलेशन की और सिंध हुकूमत ने आके उनको जो है वो फाइन रखे और जब ताले लगाए तो इसी वक्त उस वक्त जो हमारे कराची के जो MP MNA थे वो स्टेट के आगे स्टेट बन गए कि इनको कारोबार खोलने दिया जाए। उस वक्त हालांकि सख्त जो है वो जो वो फैला हुआ था कोरोना। अब स्कूलों की अगर हम बात करें, मासूम बच्चे जो है वो इतनी चीजों को जो है वो अडोप्ट नहीं कर सकते, SOPs को फॉलो नहीं करा सकता कोई भी इदारा, आप कितनी भी वो कर रहे हैं, कितना भी वो यकीन दहानी करे, बड़े बड़े इदारों में हो सकता है, हमने आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। अदरवाइज हमारे स्कूलों की जो सूरत हाल है, हर जगह हर गली में स्कूल बने हुए हैं, हर मोहल्ले में स्कूल बने हुए हैं, वो फॉलो नहीं करा सकते SOPs। देखिए ना, बात ये है कि स्कूल जाने से पहले उसने लाजमी सी बात है जो घर से दी हुई है तादी तदबीर उस पर उसने अमल करना है। बच्चा ना समझे, उसको नहीं पता कि मास्क पहनना कब है और मास्क उतारना कब है। फिर लाजमी सी बात है जिस वैन में उसमें सफर करना है, अब SOPs की अगर बात करें तो स्टेप बाय स्टेप एक जो है वो सीट छोड़नी है। तो ये भी यहाँ पर भी वायलेशन यहाँ पर हुई। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्कूल को कह दिया कि हम 1 महीने के लिए बंद कर रहे हैं। इनको बाकायदा नोटिफाई किया गया, इनकी एसोसिएशन को बुला के कल भी तंबीह दी गई कि ये जो कुछ हो रहा है, जो हम लोगों ने जब इन स्कूलों के अंदर वजीर गए तो वहाँ जो सूरत हाल देखी है, और ये सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चीज़ें आई कि आपने देखे कि मासूम बच्चे जो है वो किसी किस्म का स्कूल जो लोग थे वो उस पर जो है वो अमल जो है वो करवा नहीं रहे थे, और उसका रिजल्ट ये निकला कि उनको सील करना पड़ा। बच्चे खुद भी नहीं कर रहे। मैंने बड़ी बड़ी क्लासों के, आपके फैमिलीज के भी बच्चे गए होंगे, हमारे भी बच्चे गए, तो बच्चे बड़ा इस बात को वो करते हैं कि क्यों ना हम मिलें फ्रेंड्स से, क्यों हम अलग अलग रहें, क्यों हम क्लासरूम से बाहर ना निकलें, ब्रेक क्यों नहीं। तो बच्चे नहीं इस चीज को फॉलो कर सकते, ये चीजें बिल्कुल नहीं है। आगे तो एक एंटरटेनमेंट है मास्क। मैं आपको बताऊं कि आज वो एक सोशल मीडिया पे भी एक चल रही थी कि एक बच्चा मास्क खींच रहा था, दूसरा बच्चा जो है वो उसके मजाक उड़ा रहा था कि मास्क तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। तो असल बात है बच्चे तो ना समझे। मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन अगर सिस्टम अगर अच्छा है और तालीमी सिस्टम चलता है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये मौजूद। दूसरा, हमें JUI से समीउल हक सवाती साहब ने ज्वाइन किया है। सवाती साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, मेरी सुन रहा हूँ मैं आपको। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं जरा आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। ये जो तालीमी इदारों के हवाले से सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि स्कूलों को नहीं खोला जाएगा क्योंकि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, और बहुत सारे जो है वो ऐसा ऐसा कोरोना केसेस जो हैं तालीम इदारों में, इस्तिज़ा में, स्टूडेंट्स में वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मजमूई तौर पे अगर हम बात करें सिंध में कोरोना पर कंट्रोल के हवाले से, तो कोरोना अगर सिर्फ स्कूल से फैल रहा है फिर तो जाहिर सी बात है कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के माजी के तजर्बात बताते हैं कि बेकायदगियाँ बड़े पैमाने पर हुई हैं और हर शोबे में हुई हैं। मसाजिद को भी कोशिश की गई कि वहाँ से कंट्रोल हो, वहाँ SOPs फॉलो हुई, लेकिन फिर इजाज़त दी गई। 21 रमज़ान को यौम अली का जुलूस था, उसको इजाज़त दे दी गई। तो बात दरअसल ये है कि सिंध हुकूमत की शुरू से जो पॉलिसी आ रही है वो गुम की सूरत हाल से दो चार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से सूबाई गवर्नमेंट के साथ रोज़ अव्वल से थी, और कोशिश ये थी कि किसी तरह से इस कुदरती वबा पर हुकूमत जिस तरह से भी बेहतर समझती है कंट्रोल करना चाहे, हम उनकी हर तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि बाद चीजों से कोरोना फैलता है और बाद चीजों से कोरोना नहीं फैलता। ये सेंस हमें अभी तक समझ में इनकी नहीं आई है। तो खुदारा तालीमी पॉलिसी के हवाले से जो इस वक्त किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर उसमें ये कोशिश कर ली जाए कि SOPs जो है इदारों को पाबंद किया जाए, बजाय इसके कि आप जो है वो बच्चों के साथ खेलवाड़ करें और उनके तालीमी निज़ाम को, जो तालीमी उनका जो मुस्तकबिल है उसको इस तरह से दागदार बनाएं। तो मेरा ख्याल है उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो स्कूल्स हैं, जो बच्चों को लेकर वहाँ पर उनकी क्लासेस हैं। तो अगर वॉच अच्छी तरह से की जाए तो मैं नहीं समझता कि इससे मजीद जो है कोई वबाई सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल मजमूई तौर पर बहुत बेहतर है। लेकिन अगर सिर्फ इसको बुनियाद बनाया जाएगा तो फिर तो आपके यही बच्चे पार्क भी जाते हैं, यही बच्चे आपके मार्केट्स में भी जाते हैं, और यही बच्चे गली मोहल्लों में भी इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हालात के अंदर कम से कम ये तालीमी हवाले से बच्चे वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, लेकिन बच्चे जब घर से निकल कर स्कूल तक जाते हैं तो फिर स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी हो जाती है, और एक क्राउड में बच्चे चले जाते हैं
اور میرے ساتھ ہی رہی گا پروگرام میں. غور صاحب کیا کہیں گے 2047 تک 2047 تک کا جو ماسٹر پلان ہے سندھ کے حوالے سے جو اعلانات ہیں یا جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں, کیا ماسٹر پلان بڑے بڑے شہروں کے وفاقی حکومت کا کیا پلان ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات یہ کرونا کے حوالے سے اور SOPs کے حوالے سے سندھ حکومت کی بات ہے جی کہ سندھ حکومت پہلے ہی دن سے اس پیج پر ہے کہ سب کچھ بند کر دو. جی مطلب ان کا یہ ایشو ہے, آسان سا ہے کہ بس بند کر دو. پہلے دن سے ان کا یہ وہ ہے اسٹینڈ کہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو بند کر دو. جہاں پر آ رہا ہے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرے, نہیں وہ نہیں ہے. اور 247 کے حوالے سے جو خان صاحب کا ویژن ہے وہ پاکستان کا ویژن ہے. ہم لوگ چاہ رہے کہ ہم اس ٹریک پہ چلے جہاں پر کچھ ملنا ہو, جہاں میں کچھ نظر آئے. آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہے, جتنا بھی سسٹم چلا ہے, سوائے کھانے پینے کے اور اپنا 5 سال پورا کرنے کے آگے کسی نے نہیں سوچا. ہماری حکومت ہے جو ڈیمز پر کام شروع کرتی ہے, بہت مہنگا پروجیکٹ ہے, بہت پیسے لگتے ہیں وہاں. ہماری حکومت ہے جو بجلی پہ کام کر رہی ہے. ہماری حکومت ہے جو مستقبل کے منصوبے پہ کام کر رہی ہے, جس سے ہمیں ابھی کچھ نہیں ملے گا لیکن آنے والی نسلوں کو بہت کچھ ملے گا. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 247 کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ہم تو نہیں ہوں گے لیکن آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور خان صاحب کا ویژن ہے اور خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ثابت کیا اس نے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ نعیم صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی گوہر صاحب نے. اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. بجلی پہ وفاقی حکومت کام کر رہی ہے, بجلی کہیں نہیں مل رہی. اور روزگار کے حوالے سے وفاقی حکومت نے بات کی, روزگار کہیں نہیں ملا. یہ جو منصوبے ہیں یہ بڑا آپ نے دیکھا کہ بڑی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے تو اگر ہم سندھ کی بات کریں تو بڑے بڑے اعلانات کیے گئے اور ہم نے دیکھا کہ اس پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا برسات کی بات کی جو صورتحال ہے اس پہ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھے اور 1100 ارب کا اعلان بھی ہوا. اب یہ ماسٹر پلان بنانے کی جو ہے تمام تر سندھ کے جو بڑے شہر ہیں ان کی جو ہے ہدایت دی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ ماسٹر پلان بنائے جائیں. سندھ حکومت نے کیا پلان, کیا اقدامات, کیا اس کے لیے پلاننگ کی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں اب بات کر لوں کرونا کے اوپر, کیونکہ کرونا پہ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں وفاق جب SOPs جو ہے وہ کی جو چیزیں دے رہی تھی اور وفاق جب بیٹھ رہی تھی اس ایجنڈے کے اوپر, تو ہمیں یاد ہے اچھے طریقے سے عمران خان صاحب اپنے مشیروں کے ساتھ MPوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ ہمیں کیا کھولنا کیا بند کرنا چاہیے. اور سندھ حکومت جو بیٹھتی تھی وہ ماہرین کے ساتھ بیٹھتی تھی, ڈاکٹرز کے عملے کے ساتھ بیٹھتی تھی, ہیلتھ کے اسٹاف کے ساتھ بیٹھتی تھی اور پوچھتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میں ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے یہاں کھل کے جو ہے وہ کورونا کے مریضوں کو دوسرے ممالک سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ احتیاطی تدابیر سندھ حکومت نہیں کراتی تو شاید ہم کہیں اور نکل جاتے. اس میں ایک ایڈیشن میں بھی کر دوں کہ جب سندھ حکومت نے کا 16واں اجلاس تھا, وزیر اعظم نے تب پہلا اجلاس کیا تھا کورونا کے حوالے سے. ایسے ہی اور بڑے دیر سے وزیر اعلیٰ سندھ نے جب 16واں اجلاس کر رہے تھے تو وزیر اعظم نے پہلا اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کرے کہ سندھ حکومت پہلے ہی دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ سب بند کر دو, پورا پاکستان بند کرو. یہ تو پوری دنیا کہہ رہی تھی. دیکھیں دنیا پوری جو ممالک میں نے کہا جو ممالک افیکٹڈ تھے سب سے پہلے جو انہوں نے احتیاطی تدابیر جس پہ عمل کیا تھا فرسٹ آل میں نے کہا نا کہ انہوں نے جو ان کی بیسیکلی جو کرونا کے مریض تھے ان کی جو چیزیں ان کو مینٹین کرنی تھی, اس کے بعد لاک ڈاؤن کرنا تھا, تو وہ جو ملک نکلے باہر تو ان چیزوں سے باہر ان چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کر کے باہر نکلے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے کہا کہ پاکستان اس میں سے تھوڑا سا اگر آپ ایڈ کر لیں کہ پوری دنیا آج کریڈٹ دے رہی ہے عمران خان کی پالیسیوں کو اور وہ کہہ رہی سیکھ لو پاکستان سے. سندھ حکومت پہلے دن سے تنقید کر رہی تھی وفاق پہ اور آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ عمران خان سے اور پاکستان سے سیکھ لو. وہ کیوں مان رہی ہے, میں آپ کو اس کی بھی وجہ سمارٹ بتاؤں. لاک ڈاؤن کا تو بڑا بعد میں نا, میں پہلے آپ تو کو بڑا بتاؤں وہ کیوں مان رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جب بات یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹنگ کٹس کے ساتھ ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی نا, تو وہاں پنجاب کے اندر لوگوں کو یہ نہیں پتا ٹیسٹنگ کٹ ملتی کہاں سے اور دیگر صوبوں کے اندر ٹیسٹنگ کٹ برآمد کہاں سے ہوگی یا پھر بات یہ کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا.
मरीज तो वहाँ जब निकलते बात ये है कि जब बात ये कि उनकी टेस्टिंग की जाती, उनको जो है सॉर्ट आउट किया जाता, उनको फाइंड आउट किया जाता, वफाकी हुकूमत ने तो उस वक्त इनको समझ में आई कि बात ये जब वो इस हद तक फैल गया कि मैं आपको बताऊं कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल था। और आज भी आप बिलीव करें, अगर मैं आपको बताऊं कि टेस्टिंग किट्स जो है वो अगर दोबारा उसी रफ्तार से दोबारा जो है वफाकी हुकूमत स्टार्ट कर दे, तो जितने इस वक्त बराबर में हमारे नेबर ममालिक के अंदर, इंडिया के अंदर जितने मरीज निकल के आ रहे हैं, एक दिन में 90,000 निकल के आ रहे हैं और साथ में हमारा मुल्क सिक्योर है, तो मैं बताऊं उनसे भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूं तो कोशिश ये है कि हमने मिल के जो है वो इस वबा का मुकाबला करना था। कुछ अवाम ने साथ दिया, कुछ बात ये कि हुकूमत की ताज़ी तदाबीर थी उस पर जो है वो अमल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी तक सिक्योर है। लेकिन बच्चे, फिर मैं भी वही बात करूंगा, बच्चे ना समझें, वो ना समझें और बात ये कि वो ना समझी के अंदर स्कूल जाने के बाद कहाँ से वो अफेक्टेड हो जाएं, किस जगह से जो है उनको कोरोना का जो है वो उनको अफेक्टेड कर जाए, तो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की होती है। वजीर आला साहब ने ऐसे नहीं हाथ जोड़े थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कारोबार मैशत हम फिर संभाल लेंगे, नहीं संभाल पाएंगे तो वो अगर बात है तो जिंदगी नहीं संभाल पाएंगे, तो बच्चों की जिंदगी कम से कम सिंध हुकूमत तो जो है वो दाव पे नहीं लगाएगी। मुझे ये मास्टर प्लान के हवाले से भी जरा पीपुल्स पार्टी के पास क्या प्लान है इस हवाले से? देखिए, प्लान्स तो मास्टर्स प्लान तो पहले भी ऑलरेडी दिए हैं मैं, और अगर बात करूं क्योंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट जो है वो दे रही है कि कराची के ऊपर जो है मास्टर प्लान होना चाहिए, और सिंध हुकूमत ने भी उनको वेलकम कहा कि ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं काम, उसके लिए हमें एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत होगी, एक हक अमाउंट की जरूरत होगी, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। प्लान्स के ऊपर लाजमी सी बात है, कराची कमेटी भी बनाई, फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई, और अभी तीसरी कमेटी भी उस पर जो है वो काम कर रही है। तो कोशिश ये है कि वफाकी हुकूमत अगर उनका इंटरेस्ट अगर सीरियस है, अगर वो सीरियस है, क्योंकि अवाम तो अब बात ये है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेती, अब तो अवाम भी समझ गई है कि बात ये कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर वो सीरियस है तो इंशाल्लाह ताला जो प्लान्स जो यहाँ से जो है वो सिंध हुकूमत देगी, अगर उस पर अमल होगा तो ये आम आवाम के लिए और लोगों के लिए एक बेहतरीन। लेकिन अगर ये नईम साहब हो गया, वफाकी हुकूमत को ये क्रेडिट जाएगा, क्योंकि पीपुल्स पार्टी 12 सालों में किसी एक शहर को भी मास्टर प्लान नहीं दे सकी, कोई एक शहर को भी जो है वो मिसाली नहीं बना सकी। देखिए, मास्टर प्लान की अगर बात करूं तो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पर मुशर्रफ ने जितना पैसा इस कराची को दिया, मैं ओवरऑल सिंध के सारे शहरों की बात कर रही हूं, वहां तो आप लोग कर सकते थे। उस वक्त भी मास्टर प्लान दिया गया था। उस वक्त तो पूरे कराची की अगर बात करें तो इनके गवर्नर्स, इनके एमपी, इनके एमएनए, इनके सेनेटर और बड़ी इनकी तादाद थी, और जो मुशर्रफ ने जो जितना पैसा इस पे लगाया जो है वो ड्रोन मंगा के लोगों को मरवा के, बहरहाल ये है कि एमक्यूएम को जो है वो यहाँ जो है उनको पैसा दिया। तो मास्टर प्लान तो उस वक्त का दिया हुआ था, लेकिन उस पर भी अमल जो है वो नहीं हो सका। उसकी वजह ये कि वफाकी हुकूमत क्या करती है, मैं एक बात बताऊं, बात ये है कि वो बोल तो देती है, जैसे मियां साहब के दौर में 45 अरब रुपए पैकेज का ऐलान हुआ था, उसमें से कितना पैकेज जो है वो सिंध हुकूमत को दिया गया, कराची जो है पैकेज को दिया गया। फिर 162 रुपए का ऐलान हमने नहीं किया था, वफाक ने किया था। 162 रुपए में से कितने जो है वो कराची पैकेज में जो है दिए गए। अभी 1100 रुपए की जो है वो पूरी कराची को और पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा के गए। बात ये कि सारा जितने भी प्लान हैं वो होंगे पैसों के ऊपर, ना हमें एनएफसी अमाउंट की जो है रकूम ये लोग देते हैं। चले वही पैसे लग जाए 700 अरब रुपए जो सिंध हुकूमत के लिए हमारे वही लग जाए, तो फिर भी 2-3 अरब रुपए प्लान तो ऑलरेडी इनको दिए हैं। फिर भी 2-3 मैं जरा सवाती साहब का मौक़िफ़ ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सवाती साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मास्टर प्लान जो है वजीर आला की सदारत में कल इजलास भी हुआ और पूरे मुल्क में उन्होंने कहा है कि जहां जहां बड़े शहर हैं वो मास्टर प्लान अपने शहरों को बनाए, सिंध सूबे के हवाले से भी ये बात की गई। आप समझते हैं कि इन फ्यूचर अवाम क्या ये उम्मीद रखे कि सिंध के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको मास्टर प्लान दिया जाएगा? देखिए सबीन साहब, बात ये है कि यहाँ पे एक भाई ने बात की कि वफाकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा इनकलाबी इकदाम उठाए थे कोरोना के हवाले से, तो मैं ज़रा उनके नोटिस में लाऊंगा कि यकीनन वफाकी हुकूमत का कोरोना में जो मकरू किरदार रहा है, खासकर मास्क के हवाले से और जफर मिर्जा साहब के हवाले से, जो मास्क की तिजारत की गई और ब्लैक करके दुनिया भर में की गई, वो एक शर्मनाक चेहरा है हमारा। और यहाँ लोग मास्क को तरसते रहे और ये हजरात जो है पूरी दुनिया को मास्क की सप्लाई करते रहे, तो ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। बाकी हम सिंध हुकूमत की जो कोरोना के हवाले से पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी थी, उसकी रोज़े अव्वल से मैंने कहा हमने हिमायत की है, क्योंकि चीज़ें इससे रुकी हैं। लेकिन जहां गलत फैसले किए हैं उसकी हमने मजम्मत की है कि जिन मौके पर नहीं खोलना चाहिए था उन मौके पर खोला गया तो उससे नुकसान हुआ है।
اب بھی اگر ہمیں ڈاکٹر اور میڈیکل سے ریلیٹڈ جو عملہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے نقصان ہے اسکول کھلنے سے، تو یقیناً اس سے جو ہے قوم کو آگ کی اس میں نہیں دھکیلنا چاہیے، اس سے یقیناً بچنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ماسٹر پلان کی، تو میرا خیال ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو 1100 ارب روپے کے بجٹ کا اعلان ہوا ہے، ایک طرف سرکار کہتے ہیں کہ قومی خزانے میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، اور دوسری طرف کراچی کو اتنے بڑے جو ہے وہ پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں جب سعودی صاحب اس میں تو سندھ حکومت بھی ان پیسوں میں تو کلیم کر رہی ہے نا کہ 800 ارب روپے تو سندھ حکومت کے ہیں، 300 روپے وزیر اعظم ہیں۔ NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ JUI نے باقاعدہ APC کی ہے، اور APC میں ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سندھ کا جو حصہ NFC کا بنتا ہے کم از کم وہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ اس صوبے کے مسائل اس سے حل کیے جا سکیں۔ وہ تو ہم اس پر APC کر چکے ہیں، اور ہماری جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس بات پر متفق ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک ان 2 سالوں میں کراچی کو کیا دیا، اور ان 2 سالوں میں کراچی کے 1.5 درجن ان کے MNAs ہیں اور تقریباً 2 درجن کے قریب ان کے MPAs ہیں، انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا وہ بھی قوم کے سامنے آئیں گے نا، کہ جس شہر نے اگرچہ سلیکٹڈ مینڈیٹ ہے، اگرچہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بدترین داندری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ کہتے ہیں۔ PTI کو کراچی سے تقریباً 2 درجن کے قریب MPAs اور 1 درجن سے زیادہ MNAs دیے گئے ہیں۔ آخر وہ لوگ کہاں ہیں؟ وفاقی حکومت ان کی ہے، تو سارا ملبہ صوبائی حکومت پہ ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ جب ان کو سیاست کرنی ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کو کراچی لے کر آتے ہیں اور کسی نہ کسی جو ہے وہ شعبے میں اعلان کر جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ملک چلانا ہے تو ملک صوبوں سے چلتے ہیں، اور صوبوں کو جب تک آپ ساتھ نہیں لے کر چلیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف اب تک جو سیاست کی ہے کنٹینر سے اب تک نہیں اترے خان صاحب، اور وہی سیاست منفی سیاست اب تک جاری ہے، جس کی وجہ سے صوبے محرومیوں کے شکار ہیں۔ جی نعیم گوہر صاحب، جو بات آپ نے سعودی صاحب نے سنی، اور 16 کروڑ پہ میرے خیال ہے آپ کے جو یہاں پر نمائندے ہیں ان کو بھی دیے گئے تھے کام کے حوالے سے۔ اب اپنے میں کیا جواب دوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کراچی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ PTI نے کیا دیا، خان نے کیا دیا، وفاق نے کیا دیا۔ تو ان کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے جتنے MNAs تھے کراچی کے اور ہمارے اتحادی، خان صاحب نے ان کو 25 کروڑ روپے دیے، ان کو نقد نہیں دیے۔ کون سے اتحادیوں کو دیے؟ MQM کے تھے، ہمارے جو JTA کے سندھ میں ہیں ان کو سب کو دیے 25 کروڑ روپے۔ آگے وہ لگ گئے، PWD نے وہ کام کیے ہیں، PWD میں پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ کے اتحادی تو کہہ رہے تھے کہ سندھ پیکج کے حوالے سے وزیر اعظم بڑی شکایت ہے، 25 کروڑ 300 ارب روپے دیے ہیں MNAs کو، 300 کروڑ روپے، سوری 300 کروڑ روپے کراچی اور JDA کے جو ہمارے 2-3 MNA سندھ سے ہیں ان کو یہ پیسے برابر ملے۔ بھائی نے کہا کہ ماسک کا کاروبار کیا ہے تو بہترین کاروبار کیا ہے۔ وہ پیسے کدھر لگے، کون سی اسکیموں میں سندھ میں؟ یہ ذرا میں کراچی کا تو بتا سکتا ہوں، سندھ کا مجھے پتہ نہیں۔ کراچی کا بتا۔ کراچی میں جو کام بلدیات کو کرنے چاہیے تھے وہ کام سارے کیے ہیں ہمارے MNAs نے، سارے کے سارے پیسے ہمارے سیوریج اور پانی کی لائنوں میں لگ چکے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ کورنگی کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوں، 2 MNAs میرے ہیں، وہ اس کے جو پیسے آئے ہیں سارے میرے نگرانی میں لگے ہیں، PWD کے ٹینڈر ہوئے، سارے کے سارے پیسے سوائے 3-4 روڈ بننے کے سارے پیسے زمین کے اندر چلے گئے۔ زمین کے اندر جب پیسہ جاتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، سیوریج کی لائن ڈلتی ہے، پانی کی لائن، وہ پیسہ نہیں نظر آتا ہے۔ اگر آپ ایک روڈ بنا لیں وہ تو نظر آ جاتا ہے، اگر آپ 50 کہاں ڈلی تھی یہ سیوریج کی لائنیں، کدھر ہوا تھا، کس طرح سے یہ کچھ یہ سیوریج کی لائن اور یہ پانی کی لائن ہے، یہ پچھلے 25-30 سال سے کراچی میں کوئی کام ہوا نہیں ہے۔ آپ روزانہ دیکھتی ہے روڈوں پہ لوگ نکل آتے ہیں کہ ہمارے سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، اگر 300 کروڑ آپ نے بتائے، 300 اتحادیوں سمیت سب کو ملے ہیں 300، ہر MNAs کو 25 کروڑ روپے نقد نہیں ملے۔ PWD نے ٹینڈر کیے، PWD نے کراچی میں کام کیا ہے، جس پہ پیپلز پارٹی کے MNAs نے احتجاج بھی کیا تھا اور کورٹ میں گئے تھے کہ ہمیں یہ پیسے نہیں ملے، یہ کام رکوایا جائے، لیکن کورٹ نے ان کی پٹیشن، ہائی کورٹ نے پٹیشن قادر صاحب کی ریجیکٹ کر دی تھی۔ اور ماسک کے حوالے سے بھائی نے بات کی تو بہترین کاروبار ہے ماسک کا، ہم کریں گے، ہم تو بہت چیزیں پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو پھر عوام کے ساتھ ظلم ہوا نا، یہاں ماسک نایاب ہو گئے، مہنگے ہو گئے، آپ باہر بھیج رہے ہیں۔ وفاق نے پالیسی اچھی نہیں اپنائی تو نہ تو
WHO में हमारे लोग बैठे हैं ना, बाहर दुनिया में बैठे, आज पूरी दुनिया इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। वजीर आला सिंध की भी तारीफ हुई हाँ, थी नईम बिल्कुल साहब, अच्छा मेरे काम ख्याल किया। ऐसे ही है है, वजीर आला ये कि तालीम, वजीर आला पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, वजीर आला WHO ने जो है वो अप्रिसिएशन किया वजीर आला को, लेकिन इतना जो है वजीर मैं अगर आला बात सिंध, करूं वजीर आजम साहब वजीर की, आला सिंध की मसला ये है कि जब तक वो अंदर बैठते हैं वो बिल्कुल सेट होते हैं। अंदर सिर्फ वजीर आला सिंध नहीं बैठते हैं, पूरी नेशनल कमान हमारी बैठती है, उसमें बाकी वजीर आला और तमाम लोग। वजीर आला सिंध जब तक अंदर नेशनल कमान में होते बहुत अच्छे होते, बाहर आके भी अच्छे होते, लेकिन जब सिंध में आ जाते हैं और कुछ उनके वजीर और मुशीर उनको मिसगाइड कर लेते हैं। नहीं, वो तो उसी वक्त बाहर आकर वो नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बाहर उसी वक्त कभी भी नहीं, ऐसा ना नहीं ना हुआ है कि वो वापसी उसी वक्त का- बाहर आकर वो बता देते हैं कि अंदर क्या हुआ था और ये अच्छा, सर ऐसे ही। अच्छा, अब सिर्फ तो वो बाद में आते हैं, उधर ही अगर- वो नहीं, साफ हम बता उनको देते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, बेहतरीन काम किया है कोरोना पे, पूरे पाकिस्तान ने किया है। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर appreciate आला करें, से चलें, बिल्कुल शुक्र, बेहतरीन चलें, किया चलें, है, सही। लेकिन वो पूरा पाकिस्तान बंद नहीं किया, ये अच्छा किया, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे 1100 अरब रुपए में 800 अरब रुपए सिंध के नहीं है, मासरत के साथ सिंध के हैं 38%, 62% इसमें विफाक दे रहा है। इसमें 300 अरब रुपए रेलवे के लिए रखे हैं और बाकी 500-700 अरब रुपए चले, जो है वो असद उमर तमाम साहब उसके की लिए। बात को फॉलो अच्छा, कर लें असद कि उमर साहब, अब मेरा क्या, आप ये कह आपका रहे क्या, सियासत, हाँ, लगना सियासत, चाहिए, लगना आप ये चाहिए। कह रहे सियासत हो रही है, विफाक सियासत कर रही है। असद उमर साहब 3 लेटर लिख चुके हैं वजीर आला सिंध को कि जी आए बिस्मिल्लाह करें, काम शुरू करें, हमें जो काम बताना है आपने वो हम करते हैं, आपका अपने हिस्से का काम करें। वजीर आला सिंध अभी तक जवाब नहीं दिया आप है। लोगों ने भी तो उनके इतने खतूत के जवाब नहीं दिए, वो बेचारे बता रहे थे कि इतने इतने मैम तो सियासत ना करें ना। लेकिन हमने तो हर जगह conference में तो- खतूत लिखे। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा एक जो है वो सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं तो टडी दिल का जो मामला हुआ था और उसके अंदर हमने इनको दरखास्तें की कि खुदाया वो स्प्रे करने वाले जहाज दे दें, और जो जहाज दिए वो भी कौम के सामने ही थे। दूसरा ये है कि बात ये, इन्होंने कहा हमने अपने एमएनओ को दे दिए, बाकी एमएनओ किसके एमएन है। बात ये कि अगर हमारे कितने 4 एमएन है, हमारे एमकेएम के 3-4 उनके हैं, 21 में से 14 इनके एमएन है, उनको दे दिए, बाकी जो है वो लवारिस हैं सारे एमएन है। तो ये जो सुतेली मावाला रवैया रखा हुआ इस वक्त वफाकी हुकूमत ने, इससे ही अंदाजा आप लगा लीजिए, कह रहे दिए और वो खड्डे में डाल दिए, खड्डे में डाल दिए। ना उसका ऑडिट है, ना उसका कोई जवाब है, ना उसकी कोई समरी है, ना उसका कोई किसी किस्म का सोशल मीडिया, ना कोई अखबारात है, ना प्रिंट मीडिया है। दूसरी बात ये रही, पैसा कहीं लगता है ना, देखिए बात ये कि करोड़ों रुपए हैं, ये कोई वो जो है वो हजारों रुपए नहीं है कि नजर ही नहीं आए, कोई जो है वो काम किए जाए उसमें नजर ही कोई नहीं आए। जरा सी चीज के ऊपर अगर बात ये कि नलके का भी इफ्तिताह करती है ना पीटीआई, तो उसके ऊपर भी खड़े होके बात ये कि पूरा अपना सोशल मीडिया बुला के कि हमने नलके का जो है वो इफ्तिताह कर दिया। वो आपका काम है, इतना बड़ा पैसा अगर आपने दिया कराची के आप अंदर, लगा के तो सीवरेज आप बहाल करो, पानी आप बहाल दूसरी करो, बात हमें ये मौका ये ही कह रहे दो। जी, बात ये कि जो हमें काम मौका नहीं हमारे देना। नहीं थे वो काम उनके काम थे, वो हमने किए। तो भाई बात ये है कि आईनी तरमीम अगर मैं बात करूं, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके जो इख्तियारात हैं, उसके इख्तियारात के अंदर वही उस पर काम कर सकता है। अगर आपने कोई काम करना था तो कम से कम सिंध हुकूमत को आप ऑनवर्ड लेते, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना तो ऑनवर्ड लेते। इनके प्रोजेक्ट क्या है पूरी कौम जानती है, क्या चीजें, वो अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरियां, बकरे, फिर अभी वो जो है वो आजकल वो भंग का जो है वो कारोबार स्टार्ट किया है। तो ये इनके मंसूबे पूरे पाकिस्तान के अंदर, मंसूबा पिछले 2 साल से मेरा भाई बैठा हुआ है। अभी इनकी जो है वो योम तासीन मनाई है, ये बराबर में इंसाफ हाउस के अंदर बड़ी एलसीडी लगा के इमरान खान का 92 का वर्ल्ड कप जो है वो दिखा रहे थे, और मेरे भाई जैसे 4000 ताड़ियां बजा रहे थे कि 92 का वर्ल्ड कप दिखा रहे। 2 साल की प्रोग्रेस तो दो, आपने 2 साल में किया क्या है? इन मुर्गी अंडों के अलावा मुल्क के अंदर जो है कोई बड़ा मंसूबा लगाया। फिर ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो हमने डैम जो है डैम कर दिया। डैम कैसे बनाया मैं आपको बताऊं। पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि 2025 के अंदर डैम गिरा दिए जाएंगे, और बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर डैम गिरेंगे 2025 में। ये डैम का इफ्तिताह कर रहे हैं, और डैम का तरीकेकार ये है कि वर्ल्ड बैंक से आप जो है वो रकूम लेते हैं, डैम बनाते हैं पूरी दुनिया को। बात ये कि तो पार्टी बनी चंदे के, और मैं अगर बात करूं जलसे की है चंदे के ऊपर। फिर जो जिस भी मंसूबा स्टार्ट करते, कोरोना पे भी चंदा मांगा इन्होंने, डैम पे भी चंदा मांगा, नहीं साहब, तो मुझे मुल्क का जीडीपी रेट 0 पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम का खत्म हुआ जाता है, मुझे रिलीफ के हवाले से बताएं, फिर मैं सवाती साहब से भी इसका आंसर ले लूंगी। सिंध के 20,000 के लोग दर बदर हैं, बेयारो मददगार हैं, बेआसरा बैठे हुए हैं और बड़ी शदीद तकलीफ में हैं। उनकी रिलीफ या उनकी बहाली के हवाले से सिंध हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं और कब करेगी?
देखिए उसके लिए जो है वो एक कमेटी बनाई और कमेटी के अंदर जो लोग हमारे इंटीरियर सिंध से जो हमारे इलेक्टेड एमपीएज हैं, जो हमारे एमएनए उस कमेटी का हिस्सा बने और एक बड़ा पैकेज भी ऐलान किया। बात ये कि अभी जो लोग सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं, ये टेडी दल से बाहर नहीं निकले थे। अल्लाह ताला ने दूसरे इम्तिहान में अल्लाह ताला ने उनको डाल दिया। अब दूसरा इम्तिहान डाला एक आलमी, अगर वबा से हम निकले नहीं थे अभी बाहर। और अगर बात करूं 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, हम तो सिंध हुकूमत तो यहाँ खड़ी थी। वजीर आजम साहब के ऊपर जो यहाँ लाजमी सी बात है जो है वो इस वक्त सिंध के भी जो है वजीर आजम है, जब वो कराची के अंदर आए थे तो कितना अच्छा होता कि सिंध में जो हारी डूबा हुआ है, जो किसान डूबा हुआ है, एग्रीकल्चर उनकी तबाह हो गई है, वजीर आजम साहब वहां भी जाते, उनके साथ खड़े होते हैं और उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान करते। हमने इनको कई दफा दरखास्तें दी हैं, इनको विनती की है, रिक्वेस्टें की है कि खुदाया इस वक्त जो है वो 90 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है, इस वक्त वफाकी हुकूमत की अटेंशन की जरूरत है। हमें आपका दिया हुआ पैसा नहीं चाहिए, हमें एनएफसी अमाउंट हमें जो आपकी तरफ निकलती है खुदा के लिए वही हमें दे दो। आप पैकेज होगा तो पैकेज तो ऐलान होते रहेंगे सारी जिंदगी। कराची पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी जो है वो अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के अंदर डाला है। 90 साल का 345 मिलीमीटर बारिश पूरे महीने के अंदर रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या पैकेज ऐलान कर दिया? एक मुख्तसर सी बात का जवाब चाहिए। नाले साफ करने के लिए वफाक आए, पानी देने के लिए वफाक आए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दूसरा उजैदी साहब को दिया गया। सिंध में बारिश हो गई, लोग जिसकी थी वो कर रहे थे। अली ज़ैदी साहब आए, वफाकी हुकूमत ने भेजा, सूबाई हुकूमत ने, हमने कहा जी आओ नाले साफ करना चाहते हो करो, लेकिन उन्होंने क्या किया? कराची चंदे से आजाद हुआ था, भत्ते से आजाद हुआ था, कराची को उन्होंने भी चादर डाल दी कि कराची जो है वो उसमें भी चंदा मांग के कराची कचरा साफ किया। सवादी साहब आप तक आवाज आ रही है? जी सबीन साहब मैं सुन रहा आपका हूं। मौक़िफ़ लेके प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। क्या कहेंगे सिंध के 20 अजला के मुतासिर, बरसात मुतासिर लोगों को रिलीफ के हवाले से न वफाकी हुकूमत ने कोई इक़दाम किए हैं, न सूबाई हुकूमत अब तक कोई शुरुआत कर पाई है? देखें सबीन साहब, बात यह है कि हमारी सूबाई क़यादत इन 20 अजला के दौरे पर है, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासरा डिवीजन जो है वो हैदराबाद डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन है। और इन 20 अजला में हमने थरपारकर से शुरू किया, हम उमरकोट गए हैं, हम यहाँ पर इन तमाम अजला में जो इंडिया के साथ लगा हुआ बॉर्डर है, लोग बेआसरा रोडों पर पड़े हुए हैं और हमने अपने तौर पे कोशिश की है कि कम से कम लोगों को आर्जी तौर पे किसी न किसी तरह बहाल किया जाए। हमने वहाँ पे कैंप बनाए हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इन 20 अजला को जिनकी आप बात कर रहे हैं और जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको कम से कम इस वक्त आपस ज़दा करार देना चाहिए था और यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर रिलीफ के ऐसे कैंप बनाने चाहिए थे जहाँ जो ऐसा ना हो कि वजीर आला साहब आए या कोई बाकी मिनिस्टर आए तो कैंप जो है वो उसमें हमें तेजी देखने को मिले और जैसे ही वो निकलें तो वो डॉक्टर्स और मेडिकल का अमला भी साथ चला जाए, तो ये चीजें कम से कम बहुत ज्यादा शर्मनाक होती हैं। मेरा ख्याल है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये जो चूहा बिल्ली की एक रस्साकशी है इसे खत्म करना चाहिए। अगर वफाक सिंध को पैसे दे रही है तो सिंध की जेब में नहीं जा रही है, सिंध के वज़रा की जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप बदएतमादी फैलाते हैं, जब आपने एक दफा बात की कि हम सिंध को दे रहे हैं लेकिन हमें इन पर एतबार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिल के अंदर कोड है। जब आप अपने एमएनएज एमपीएज को दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने जमीन बोझ कर दी है पैसे, भाई जब आपने पैसे लिए हैं 300 करोड़ तो वो कहाँ चले गए? आपको जवाब देना चाहिए कौम को कि आपको कौन सी ऐसी कराची की कौन सी ऐसी जमीन है जहां आप कहते हैं कि जेरे जमीन लग गए। तो जेरे जमीन तो हमने देखा है और मैं आपको गारंटी से कहता हूं ये हुकूमत खत्म होनी है और ये पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस इनके करप्शन की जो दास्तानें होंगी ये हर जबान ज़दाम होंगी। आप देखेंगे कि इन्होंने जो करप्शन की है शायद माजी की कोई हुकूमत करप्शन कर सकी हो, क्योंकि एक एक सीट के लिए इन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए दिए हैं। ये तो जो इनको 300 करोड़ दिए गए ये ऊंट के मुंह में जीरा था, अवाम को कुछ नहीं मिला है, अवाम को कुछ नहीं मिला है। लिहाजा ये जो दावा करते हैं कि हमारे एमएनएज एमपीएस को मिला है और हमने जेरे जमीन काम किया है, मुझे एक हल्का बताएं। हम जो पैनल के लोग हैं हम जाके देखते हैं कि वहां पर मैं खुद जहां से हूं वहां भी पीटीआई के एमएनए और एमपीए है, एक पाई का काम नहीं हुआ है सिवाय कौम को बेवकूफ बनाने के और सिवाय इल्जामात के और वक्त को अगर ऐसा हुआ है तो आप सियासत छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा? अभी इधर ही लाइव चल रहा है, मुझे पता है, मुझे अगर ऐसा हुआ है कि वहां पैसे नहीं लगे और मैं सियासत छोड़ दूंगा तो आप छोड़ेंगे? क्या हुआ है
लोग ये उनके मुनाफत गिरबान की पकड़ के सियासत उनको हमें गलियों खत्म में करनी घसीट रहे हैं, पड़ेगी। उनको बता रहे ये हैं झूठ की कि और तुम मुनाफत लोग की सियासत कौम को खत्म क्यों करनी बेवकूफ पड़ेगी। बनाते रहे। अगर आप देखें मेरे ना, हल्के सईद का एमएनए सईद के अफरीदी पैसे के साथ खर्च क्या नहीं हुआ? हुए होंगे सईद तो मैं अफरीदी सियासत क्यों छोड़ जूते दूंगा, पड़े नहीं तो वहां आप पर? छोड़ेंगे क्यों सियासत। जूते पड़े सईद अफरीदी ये को? झूठ इसलिए और ये जूते पड़े मुनाफत की कि एक सियासत तरफ हमें आप खत्म मैंडेट करनी लेकर पड़ेगी जाते मेरे हैं भाई, और अब ये दूसरी नहीं तरफ हम चलेगा। आपको बेवकूफ बनाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। असल इस में तरह बात नहीं ये चलता। है कि जी, जो नहीं। एमएनएस थे, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन से पहले कचरे पे जाके जिस तरीके से सियासत करते थे, गटरों के न पानी के अंदर जाके वहां हाथ में पानी कहाँ डाल गए के, वो जो गटर कराची के अंदर ढक्कन इन्होंने लगाने जिस वाले किस्म का गुमराह जहांगीर किया साहब पूरे किधर कराची गए? को, पूरे कराची के अंदर से बहरहाल ये कराची में आज भी हर मसले पे मेरा एमएनए एमपीए खड़े होते मैं हैं। नहीं कह रहा इनकी जो है वो इत्तेहादी जमात है, जिनको नफीस जमात का इन्होंने सर्टिफिकेट दिया। खालिद मकबूल साहब ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा इनके एमपीज को इलाके की गलियों में कोई नहीं जानता, इनके एमपी और एमएनए बन गए, तो इनकी नफीस जमात है। और रियलिटी हकीकत भी यही है, हलवा बना के प्लेट में दे दिया, इनको क्या पता बहुत कि काम किसको टाइम- कहते हैं। टाइम- इनको रातों को जगह जगह कर बताया गया कि आप जीत गए हैं, इनको पता ही नहीं था। बहुत शुक्रिया आप लोग तो मोज़ेज़ पिछले मेहमान 50 साल से आपने कर रहे हैं ना, प्रोग्राम में माशाल्लाह, ज्वाइन किया। पाकिस्तान पे ऊपर आने। गौर सा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोज़ेज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।